गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन। गुड इवनिंग। आ गए सब लोग। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग। अभी आप लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स पढ़ रहे होंगे। अब उसके बाद आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना है, हाइड्रोलिक्स पढ़ना है, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग 2 दिन से किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं? हम काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लो के बारे में बात कर रहे हैं। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। आर्यन जी थोड़ा स्क्रीन को सामने रखिए। ये थोड़ा सा स्क्रीन टेढ़ा रहता है तो दिमाग बार बार उधर शिफ्ट होता है। हाँ अभी थोड़ा सा और सब देखिए। बस 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 बस। गुड इवनिंग बच्चों। शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादातर लोगों तक बात पहुंच जाए। ठीक है, ओके। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग यूट्यूब पे फ्री क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम यूपी आर्मिनर, डीएफसी सीआईएल, एसएससी जेई, यूपी ट्रिपल एससी जेई इत्यादि सभी एग्जामिनेशन को हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराए जा रहे हैं, पीवाईक्यूज कराए जा रहे हैं, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो उसी क्लास की श्रृंखला में मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज जो क्लासेस हमारी हैं। एक सूचना आपके लिए हमेशा की तरह रहता है कि आप जो है सर थर्मल का क्लास कब से शुरू होगा? बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, बहुत जल्दी। एक सूचना आपके लिए ये है कि आप मेक माई करियर का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उसे प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। क्योंकि जो टेस्ट और टेस्ट सीरीज का हमारा प्लान है वो आपको एमएमसी ऐप पर ही मिलेगा, ठीक है ना। और प्लानिंग ऑलमोस्ट डन है, केवल आपको डेट अनाउंस करनी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप मेक माई करियर को इतने जगहों से फॉलो कर सकते हैं। सब सारे सोशल प्लेटफॉर्म पे हम लोग हैं, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे। चलिए, तो आज की क्लास में अन्य तमाम चीज़ों को बातें न करके सीधे हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है। थोड़े से क्वेश्चन बेसिक लेवल के हैं और थोड़े से क्वेश्चन एडवांस लेवल के हैं। जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ ना, जो भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराता हूँ, जो भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे कराता हूँ, वो सारे क्वेश्चंस 2 तरह से हमने डिवाइड कर रखे हैं। एक जो है हम लोग बेसिक लेवल क्वेश्चंस कराते हैं, और एक हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को हम 2 पार्ट में करते हैं, एक बेसिक लेवल क्वेश्चन और एक एडवांस लेवल क्वेश्चन, ठीक है। राजभर जी कह रहे हैं सर यूपी ट्रिपल एससी जेई का एग्जाम होगा क्या? बिल्कुल होगा। अभी कुछ आंदोलन वगैरह भी हो रहा है, सरकार से मांग लोग कर रहे हैं। मैं भी इस प्लेटफॉर्म के जरिए मांग करता हूं सरकार से कि बच्चों का एग्ज़ाम होना चाहिए, समय पर परीक्षाएं होनी चाहिए। क्योंकि बच्चे बहुत सारी आशाएं लेकर के फॉर्म भरते हैं। परीक्षा समय पे हो, जो सफल है जो असफल है उसको पता चल जाए, ताकि आप जीवन में कुछ अन्य चीज़ों को भी प्लान कर सकें। सोमी कह रही हैं गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सोमी। दीपक यादव कह रहे हैं भाई होगा सब एग्ज़ाम, नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है ना। हाँ, जो भी कारण हो, इलेक्शन हो, किसी भी कारण से हो, एग्ज़ाम्स होने चाहिए। कम सीट्स आए वो ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम्स हों, ताकि एक समय तक आप अपने आपको प्लान कर पाए ना। जैसे यूपी ट्रिपल एससी में क्या है कि 2016 में जो वैकेंसी आई थी वो 2021 में अभी तक नहीं क्लियर हुई है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। क्योंकि देखिए 4-5 साल 6 साल अगर आपको जेई बनना है तो आप जेई बनने के लिए ट्राई करेंगे, और जेई नहीं बन पा रहे हैं तो जो कुछ भी आपको करना है जीवन में वो करने के लिए भी तो आपको प्रॉपर समय चाहिए ना। अब आपके पास समय ही नहीं जब बचेगा, आपका पूरा जीवन जो क्रीम टाइम है वो बीत जाएगा, तो फिर आप कुछ अलग कैसे कर पाएंगे लाइफ में? आप जेई नहीं बन पाए अगर, तो जो कुछ भी बनना है उसके भी तो पोटेंशियल चाहिए आपको, उसके भी तो समय चाहिए आपको। तो एग्जाम्स टाइम से होने चाहिए, और जहां तक उम्मीद है कि एग्जाम्स होंगे भी। तो आइए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा।
क्या क्वेश्चन है कि द डिस्चार्ज थ्रू एन ऑरिफिस फिटेड इन अ टैंक कैन बी इंक्रीज्ड बाई, ऑरिफिस के द्वारा हमें डिस्चार्ज को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, क्या तरीका हो सकता है कि ऑरिफिस का डिस्चार्ज इंक्रीज कर जाए। ये क्वेश्चन ईएस का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ईएस का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन गेट का भी है और किसी भी अच्छे एग्जाम में चाहे वो एई हो चाहे वो जेई हो कहीं भी पूछे जाने की भरपूर संभावनाएं हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं करा रहा हूं। पहले सवाल का जवाब दीजिए। मैं एक बार कमेंट पढ़ लेता हूं आप लोगों के। आपने एक बार थम्स अप वगैरह करके बता दिए, सब लोग लाइव है ना, मुझे आपकी संख्या दिख नहीं रही है पूरी। एक बार सब लोग थम्स अप करके बता दीजिए कि सब लाइव हैं, मुझे संख्या प्रॉपर दिख नहीं रही है। सब लोग थम्स अप करके बता दीजिए सब लाइव। ठीक है, अभी आवाज आ रही है। ठीक है बच्चों, शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। ठीक है, तो पहले सवाल का जवाब क्या होगा? काफी लोगों ने आंसर दिया है। पहले सवाल का जवाब होगा ए पार्ट। ए इज द करेक्ट आंसर कि फिटिंग अ शॉर्ट लेंथ पाइप, शॉर्ट लेंथ ऑफ पाइप टू द आउटसाइड। अगर आप क्या करना है, आपको ऑरिफिस के आउटसाइड में, ऑरिफिस के आउटसाइड में एक शॉर्ट लेंथ की पाइप लगा देनी है। आउटसाइड में एक शॉर्ट लेंथ की पाइप लगा देनी है। अगर आप इस शॉर्ट लेंथ की पाइप लगाएंगे उस कंडीशन में डिस्चार्ज की वैल्यू क्या होती है? बढ़ जाती है। ये कैसे बढ़ती है ना, मैं आपको जब ऑरिफिस और माउथ पीस का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तब ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि डिस्चार्ज बढ़ता कैसे है। थोड़ा इम्प्रैक्टिकल लगता है ना, ठीक है, समझ में आएगा, मैं पढ़ाऊंगा किसी दिन। कॉन्सेप्ट सेक्शन वाली क्लास जो शनिवार को होती है, जो कल है, उसमें मैं यही टॉपिक आपके लिए रखूंगा कि आपको माउथ पीस और ऑरिफिस का क्या कॉन्सेप्ट होता है। बात समझ में आया? अच्छा, कल शनिवार है, कल आप क्या पढ़ना चाहते हैं? कल कौन सी कॉन्सेप्ट टॉक की क्लास चाहते हैं आप बता दें, आज ही डिसाइड कर लेंगे। आज आप लोग बताइए, आप जो कहेंगे आपके मन से पढ़ा देंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स ही बताइएगा, क्योंकि वही चल रहा है, तो उसी को पढ़ाएंगे तो मजा आएगा आपको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 एक अच्छा क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सर 24 लोग देख रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, 24-25 जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं बस उम्मीद ये करूं, आशा ये करूं कि ये 24 जेई बन जाए तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी लोग सरफेस टेंशन कह रहे हैं, सरफेस टेंशन पढ़ना चाहते हैं। सरफेस टेंशन वाली क्लास में मंडे को रख रहा हूं। आपसे मैंने वादा किया था कि सरफेस टेंशन की क्लास में पढ़ाऊंगा। सरफेस टेंशन वाली क्लास में मंडे को रख रहा हूं शाम को 8 बजे। कल की क्लास कुछ और रख देता हूं, क्योंकि वो सरफेस टेंशन वाली क्लास 2 घंटे की है। मंडे को शाम 8 बजे सरफेस टेंशन की क्लास में पढ़ाऊंगा, ये मैंने अभी से अनाउंस कर दिया है। ठीक है, तो सरफेस टेंशन की लंबी क्लास है, इसलिए उसे मंडे को रख रहे हैं, कल कोई और क्लास रखेंगे। इस सवाल को ध्यान से पढ़िए, सवाल बहुत अच्छा है और बहुत सरल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये बात समझिएगा। सेकंड का आंसर क्या होगा मुझे बताइए। मैं एक बार साइड से हट जा रहा हूं बोर्ड से, ताकि सवाल आपको पूरा पढ़ने को मिले, ठीक है ना। मैं एक बार साइड होता हूं, आप पूरा सवाल ध्यान से पढ़िए। बाउंड्री लेयर पे क्लास नहीं ले सकते, क्योंकि बाउंड्री लेयर अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, उसे जब शुरू करेंगे तो 2-2 घंटे क्लासेस चाहिए। हम 1 घंटे में कोई ना छोटा सा कुछ पार्ट करा सकते हैं। जैसे कहिए तो कल कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन पे क्लास ले सकते हैं, उसके तमाम सारी नई चीजें जो आपको नहीं आइडिया है उस पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इस सवाल को ध्यान से पढ़िए, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस करना क्या है, काफी टाइम से पेंडिंग में है बाउंड्री लेयर सर। हाँ जी, बिल्कुल बाउंड्री लेयर पेंडिंग में है, और जो पेंडिंग में है वो बहुत अच्छे से कवर किया जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ध्यान से पढ़िए, मैं सवाल लगवाने जा रहा हूं आपको, मेरे साथ पढ़ सकते हैं आप सवाल को। सवाल क्या कह रहा है आपसे? सवाल आपसे कह रहा है कि कोनिकल डिफ्यूजर ऑफ 3 mm लॉन्ग, 3 मीटर लॉन्ग। जब आपको ना कोई सवाल डिफिकल्ट लगे तो आपको करना क्या है कि सवाल को अपने साथ लेके चलना है।
कोई भी चीज जब डिफिकल्ट लगती है ना, उसको उसके साथ या तो हो लीजिए या तो उसको साथ ले लीजिए, वो आसान हो जाएगी। ध्यान से समझिए, मैं एक एक बात पढ़ा रहा हूं। अ कोनिकल डिफ्यूजर 3 मीटर लॉन्ग, तो सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले कोनिकल डिफ्यूजर बना लीजिए। चलिए मैंने क्या किया, एक कोनिकल डिफ्यूजर कह रहा ना, तो हम लोग कोनिकल डिफ्यूजर बना लेते हैं। ये देखिए हमारे पास एक कोनिकल डिफ्यूजर बन गया, दिस इज द कोनिकल डिफ्यूजर। और ये डिफ्यूजर कितना लंबा है, दिस इज 3 मीटर लॉन्ग, ये 3 मीटर लंबा है। कोनिकल डिफ्यूजर जो हमारे पास है वो कितना लंबा है, 3 मीटर लॉन्ग है। सवाल की एक एक लाइन पकड़ेंगे और साथ साथ लेकर के चलेंगे, आपके अंत में सवाल का आंसर निकाल देंगे। आपको कुछ भी कमेंट नहीं करना है, सिर्फ आपको हार्ट बना के भेजना है और सिर्फ आपको थम्स अप करना है, जिससे मुझे पता चलता रहे कि मेरी सारी ऊर्जा और मेरा पूरा संप्रेषण आप तक पहुंच रहा है, बस और कुछ नहीं करना है। इस प्लेस्ड वर्टिकली, वर्टिकली प्लेस है तो हमने वर्टिकली बना दिया। द वेलोसिटी एट द टॉप इज 4 मीटर पर सेकेंड। टॉप पे वेलोसिटी कितनी है, टॉप पे वेलोसिटी कितनी है, टॉप पे वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। टॉप पे वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। ऐसे सवाल लगाना बहुत जरूरी है, ऐसे सवाल नहीं लगाओगे एग्जाम करेक्ट नहीं कर पाओगे, जान लो। द वेलोसिटी एट द टॉप means entry is 4 मीटर पर सेकेंड एंड द लोअर एंड इज 2 मीटर पर सेकेंड। और लोअर एंड पे वेलोसिटी कितनी है, यहां पे है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, उसके अलावा क्या दिया हुआ है, उसके अलावा दिया हुआ है द प्रेशर हेड एट द टॉप इज 2 मीटर। ध्यान देना, यहीं पर सारा खेल सेट हो रहा है। यहां बहुत ध्यान से देखो, द प्रेशर हेड दिया है, इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने प्रेशर हेड दिया है, इन्होंने प्रेशर नहीं दिया, प्रेशर हेड दिया है। ध्यान से पकड़ना, प्रेशर नहीं दिया बल्कि प्रेशर हेड दिया। प्रेशर और प्रेशर हेड में अंतर है। प्रेशर होता है P, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है P, और प्रेशर हेड होता है P बाई रो जी। क्या होता है, P बाई रो जी। यानी जो 2 मीटर वैल्यू दी हुई है वो प्रेशर हेड है, यानी P बाई रो जी की वैल्यू दी हुई है। कहां दिया हुआ है, द प्रेशर हेड एट द टॉप, टॉप पे 2 मीटर है, टॉप पे 2 मीटर है मतलब यहां पर, यहां पे P बाई रो जी की वैल्यू कितनी है, P बाई रो जी की वैल्यू 2 मीटर है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। सैटरडे के टॉपिक को लास्ट में, क्लास के लास्ट में डिस्कस करेंगे, अभी ध्यान से केवल इसको पढ़ो। कोई भी कमेंट आलतू फालतू नहीं करेगा बच्चा, सिर्फ हार्ट बना के भेजेगा और थम्स अप करेगा और क्लास एंजॉय करेगा। आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं बच्चों, आगे पढ़ते हैं। कह रहा है ऑफ द फ्लोइंग थ्रू एंड डिफ्यूजर द हेड लॉस इन द डिफ्यूजर इज 0.4 मीटर। कितना अच्छा सवाल है, बर्नौली के पूरे कॉन्सेप्ट को खोल दे रहा है। कह रहा है द हेड लॉस इन द डिफ्यूजर इज 0.4 मीटर, यानी हेड लॉस की वैल्यू दी हुई है। मैं इधर हेड लॉस को साइड में लिख दे रहा हूं, साइड में लिख दे रहा हूं, हेड लॉस इज 0.4 मीटर। हेड लॉस की वैल्यू दी हुई है 0.4 मीटर। हेड लॉस का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा आपको भी कि हेड लॉस को हम यूज कैसे करते हैं, कहां लगाते हैं। मेरी आदत है मैं हेड लॉस को ना HF लिखता हूं, मेरी आदत है मैं हेड लॉस को HF लिखता हूं। आपकी मर्जी, आप HF लिख लो, H लिख लो, लॉस लिख लो, आपका अपना वोकैब है। मेरा वोकैब है कि मैं HF लिखता हूं। अगर आप मेरे वजह से वोकैब यूज करना चाहते हैं, स्मार्ट बनना चाहते हैं, तो आप ये लिख लीजिए, नहीं तो अपने मन से कुछ भी लिख लीजिए, मेरे तो से कोई दबाव नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर क्या कह रहा है, द हेड लॉस इन द डिफ्यूजर इज 0.4 मीटर ऑफ द ऑयल, द प्रेशर हेड एट द एग्जिट। तो कह रहा है कि एग्जिट पर, यहां पे प्रेशर हेड बताओ क्या होगा, यहां पे प्रेशर हेड बताओ क्या होगा। अगर देखो इसको हम 0.1 मान ले बच्चों, इसको हम 0.2 मान लें, तो यहां हम क्या लिखेंगे, P1 बाई रो जी, और यहां क्या लिखेंगे, P2 बाई रो जी। P2 बाई रो जी हमसे पूछ रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, फिर इसको हम V1 लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम V2 लिख सकते हैं। और ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ 3 मीटर है। बोलो यार बात समझ में आ रही है, तो थम्स अप करके बताओ। इसके साथ ही साथ हेड लॉस दिया हुआ है। ये सारे गिवन इंफॉर्मेशन है, दीज आर द गिवन इंफॉर्मेशन माय डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द गिवन इंफॉर्मेशन, दीज आर द गिवन डेटा। ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है, ये सबके समझ में आया या फिर नहीं आया, मुझे सबसे पहले ये बताओ, ये सबके समझ में आया कि नहीं आया।
क्या आप स्माइलिंग फेस हैं, जॉली फेस हैं, या सैड हैं? आपका शक्ल ऐसा बन रहा है या फिर आप ऐसे बन जा रहे हैं? बताइए। ये समझ में आया कि नहीं? मुझे सिर्फ बताइए, गिवन इन्फॉर्मेशन पकड़ में आया कि नहीं, तब मैं आगे बात करूं। बहुत सिंपल सी बात है, सारी गिवन इन्फॉर्मेशन में कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल चीजें हैं। मुझे लगता है कि सबको समझ में आया होगा। अब देखिए, हम लोग बर्नौली थ्योरम यहाँ लगाएंगे, हम बर्नौली थ्योरम लगाएंगे, यहाँ पे बर्नौली का इक्वेशन लगाएंगे हम। देखिए, बर्नौली का इक्वेशन लगाने का तरीका सीखिए, बर्नौली का इक्वेशन लगाने का तरीका सीखिए। बर्नौली का इक्वेशन आप कैसे लगाएंगे? देखिए, बर्नौली का इक्वेशन दो तरह से लग सकता है, एक लगेगा विद लॉस और एक लगेगा विदाउट लॉस। देखिए, बर्नौली का इक्वेशन कहता क्या है कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स पर, किन्हीं भी दो सेक्शन पर हेड्स क्या होते हैं? हेड्स आपस में बराबर होते हैं। हेड्स मतलब टोटल सम ऑफ ऑल हेड्स आर इक्वल। बात समझिएगा, बर्नौली साहब ये कहते हैं कि अगर इस तरह का कोई डिफ्यूजर है, मान लो, चूंकि डिफ्यूजर सवाल में लिया है तो मैं भी ये डिफ्यूजर ले रहा हूं, डिफ्यूजर सवाल में लिया है तो मैं भी डिफ्यूजर ले रहा हूं, जरूरी नहीं कि डिफ्यूजर ही लिया जाए। बर्नौली ये कहते हैं कि ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है। बर्नौली ये कहते हैं कि यहां पर एक हेड है P1 बाई रो जी, बर्नौली एक कहते हैं यहां पे दूसरा हेड है V1 स्क्वायर बाई 2G, यहां पे तीसरा हेड है Z1, यहां पे क्या है, यहां एक हेड है P2 बाई रो जी, यहां दूसरा हेड है V2 स्क्वायर बाई 2G, यहां तीसरा हेड है Z2। तीन हेड्स हैं बच्चों। बर्नौली ने कभी नहीं कहा, बर्नौली ने कभी नहीं कहा कि P1 बाई रो जी विल बी इक्वल टू P2 बाई रो जी। हो भी सकता है, मे बी पॉसिबल, बट बर्नौली का स्टेटमेंट नहीं है। हो भी सकता है, मे बी पॉसिबल, बट बर्नौली का स्टेटमेंट नहीं है। दिस इज नॉट द बर्नौलीज स्टेटमेंट। बर्नौली का स्टेटमेंट यह है कि ये आपस में इंडिविजुअली इक्वल होंगे या नहीं होंगे मुझे नहीं पता है। बर्नौली साहब कहते हैं कि इंडिविजुअली आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे यह पता है कि इन सबको अगर जोड़ दिया जाए, अगर इन सबको जोड़ दिया जाए, इन तीनों को जोड़ दिया जाए, इन तीनों को जोड़ दिया जाए, यानी क्या कर दिया जाए, all heads, sum of all heads at 1, it will be equal to sum of all heads at 2। 1 पर सारे हेड को मिला करके रखा जाए तो 2 के सारे हेड के बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आई तो हम सब करके बताओ। अब बोलो क्या लिखेंगे इसके हिसाब से? इसके हिसाब से क्या लिख सकते हैं? P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 बाई रो जी, P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2। ये लिख सकते हैं कि नहीं भाई? यही लिख सकते हैं, बिल्कुल ये लिख सकते हैं। लेकिन ये जो पूरा समीकरण है ना, ये कैसे है? ये हमने यहां पर विदाउट कंसिडरिंग एनी लॉसेस, यहां पर किसी तरह का कोई लॉस कंसीडर नहीं किया गया है। क्या ये इक्वेशन हमारे काम का है? ये इक्वेशन हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हमारे सवाल में तो लॉस को कंसीडर करना पड़ेगा। तो हमें किस इक्वेशन की तलाश करनी है? हमें लॉस वाले इक्वेशन की तलाश करनी है। लॉस का मतलब समझते हो? लॉस में होना क्या है? लॉस में ये होता है, लॉस को कहां से माइनस करेंगे, कहां पे प्लस करेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर फ्रेंड्स। सी द ब्यूटी ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, सी द ब्यूटी ऑफ इंजीनियरिंग, द ब्यूटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आइए मैं सिखाता हूं आपको कि लॉस में करेंगे क्या, लॉस में करेंगे क्या। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा क्या करेंगे। देखिए, आपके पास कुछ इनपुट है और इनपुट बराबर आपके पास क्या होना चाहिए? आउटपुट होना चाहिए। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको घर वालों ने क्या दिया? मान लीजिए आप ये हैं और आपको घर वालों ने दिया 1000 रुपया। आपको घर वालों ने दिया 1000 रुपया। अबे मजा आ रहा है ना भाई? समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है ना? आपको घर वालों ने दिया 1000 रुपया और आपने क्या किया? आपने 70 रुपए खुवा दिया, या आपने क्या किया? आपने 300 रुपए खुवा दिया। मान लो 300 रुपए खुवा दिया, तो अभी क्या लिखेंगे आप?
समीकरण क्या बनेगा? समीकरण बनेगा कि था 1000, खुआ दिया 300, बचा 700। तो लॉस कहां से माइनस होगा? ध्यान दो, ध्यान देना यहां पर, ये लॉस है, दिस इज द लॉस। लॉस हमेशा कहां से माइनस होता है? लॉस हमेशा माइनस होता है इनपुट से। लॉस हमेशा माइनस होता है इनपुट से, या यूं कहें कि लॉस अगर इनपुट से माइनस होता है, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1000 बराबर 300 प्लस 700, या 700 प्लस 300, 700 प्लस 300। तो लॉस को या तो हम इस साइड माइनस करें या हम उस साइड प्लस करें, या हम तो इस साइड माइनस करें या हम इक्वल टू के उस साइड प्लस करें। अमूमन जितने भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे, लॉस आपको उस साइड प्लस करके ही लिखा रहेगा। इसलिए आप इसी तरह से इसको पढ़िएगा, इसी तरह से इसको याद करिएगा कि लॉस हमेशा उस साइड में, दूसरे साइड में प्लस करके लिखा रहता है। यानी अगर हम लॉस को भी कंसीडर कर लें, इफ वी कंसीडर द लॉसेस ऑल्सो, द बर्नौली इक्वेशन बिकम्स, अगर हम लॉसेस को भी कंसीडर कर लें, अगर हम लॉसेस को भी ले लें बच्चों, लॉसेस को ले लें, तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा यहां पर या तो हम HF को माइनस करें, और इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2 प्लस HF। These are the two equations। ये दोनों इक्वेशन सेम टू सेम हैं, इन दोनों इक्वेशन में कोई गलत सही नहीं है, इन दोनों इक्वेशन में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही सेम टू सेम हैं। सबसे पहले जिस सवाल को लगाने आप जा रहे हैं ना, उस सवाल के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए। वो किस चैप्टर का सवाल है, किस चैप्टर के किस टॉपिक का सवाल है, वो किस फॉर्मूले से गवर्न होता है, कौन सा इक्वेशन लगता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। समझ में आ रहा है? बड़ा सन्नाटा है स्क्रीन पर, बोलो भाई, मजा आ रहा है कि नहीं? ये सवाल का कॉन्सेप्ट है। कौन सा लगाएंगे, कौन सा सवाल, कौन सा इक्वेशन लगाएंगे? ये वाला लगाएंगे। अब आइए देखते हैं, जरा लगाते हैं, आइए लगाते हैं। यहां पे लगा दीजिए, अब तो कुछ रह ही नहीं गया। P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2। इस फार्मूला की सहायता से सवाल लग जाएगा। देखो P1 बाई रो जी की वैल्यू दिया हुआ है 2, V1 स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी मतलब 9.81, और Z1 की वैल्यू कितनी है? देखो इसको हम डेटम मान रहे हैं ना, अगर इसको हम डेटम मान रहे हैं तो Z1 की वैल्यू कितनी आएगी? 3 मीटर इज इक्वल टू P2 बाई रो जी। P2 बाई रो जी की वैल्यू पूछा हुआ है, V2 स्क्वायर बाई 2G, V2 की वैल्यू कितनी है? 2, यानी 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81, और प्लस कितना आया? Z2, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और प्लस इस साइड HF, यहां पे क्या करेंगे? प्लस HF। लॉस को भी तो लेना है, लॉस को भी तो लेना है, ठीक है ना? सही है ना? लॉस कितना है? लॉस कितना है? लॉस कितना है? 0.4। बोलो भाई, ये इक्वेशन समझ में आया कि नहीं? निकालने की जरूरत नहीं है, आप लोग बड़े आसानी से P2 बाई रो जी की वैल्यू निकाल लेंगे। समझ में आया भाई लोग? बात समझ में आया? मजा आ रहा है? आर वी क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? आर यू एंजॉइंग और नॉट? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को अगर देखेंगे तो इसका आंसर ये आएगा 5.21। सॉल्व कर लीजिएगा, इट विल कम्स आउट टू बी 5.21। अच्छे क्वेश्चंस लगाइए, अच्छे क्वेश्चंस लगाइए, तब एग्जामिनेशन क्रैक करेंगे। लॉलीपॉप क्वेश्चंस कभी आपकी हेल्प नहीं करेंगे एग्जाम क्रैक करने के लिए, बिकॉज एग्जामिनेशन, द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन इज नॉट इजी माय डियर फ्रेंड्स। अभी आसान नहीं है, चीजें मुश्किल हैं, लेकिन दुनिया में इतना भी कोई चीज मुश्किल नहीं है कि आप पढ़ना चाहें, सीखना चाहें और हो न पाए। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 इज क्लियर, सो वी शुड प्रोसीड नाउ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आपके सामने समीकरण क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। बताइए, जाना पहचाना सा सवाल है देवियों और सज्जनों आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, ध्यान से देखते हैं।
चलिए शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों से। शिवदत्त राव कह रहा है छा गए गुरुजी। ठीक है, गुरुजी तो पिछले 10 साल से छाए हैं, अब बारी है आप लोगों के छाने की, जेई बनने की। ठीक है, कुछ लोग देखो, कुछ लोग क्या है ना, कुछ लोग क्लास नहीं करते, वो सो रहे हैं, वो सोते रहते हैं। कोई बात नहीं, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। चलिए बर्नौली का समीकरण, बर्नौली का इक्वेशन क्या होता है? बर्नौली का इक्वेशन P बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसमें से z से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा, यहां z से मल्टीप्लाई नहीं है, यानी इस इक्वेशन को अलग अलग मत समझना, ये दोनों एक ही इक्वेशन है। ये दोनों क्या है? एक ही इक्वेशन है। ये कब लगेगा? ये लगेगा जब स्टेडी फ्लो होगा, विस्कस फ्लो में बिल्कुल नहीं लगेगा, इनकम्प्रेसिबल होगा, फ्लो अलोंग अ स्ट्रीम लाइन होगा। यानी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ कहां पर है? फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ कहां पर है? ये सी पार्ट में है। द करेक्ट आंसर इज सी पार्ट। अब सवाल आप लोग लगाने लगे हैं ना, अब सवाल आप लोग सीखने लगे हैं ना, अब दिक्कत नहीं होती सवाल में। बोलो, सवाल अब लगने लगा है, अब आपको कॉन्सेप्ट पकड़ में आने लगा है, अब आपको फ्लूइड मैकेनिक्स की फीलिंग आनी शुरू हो गई है। अभी थ्योरी क्लास तो शुरू करने दीजिए। सरफेस टेंशन वाली क्लास याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। मंडे को शाम को 8 बजे सरफेस टेंशन की मैं क्लास लूंगा। प्राइम टाइम 8 बजे आ रहा हूं। मोदी जी 8 बजे आते हैं ना, इसलिए मैंने 8 बजे का समय चुना। लेकिन न मैं तो नोटबंदी करने आ रहा हूं, न तो मैं लॉकडाउन लगाने, मैं तो सरफेस टेंशन की क्लास पढ़ाने आ रहा हूं। तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए सरफेस टेंशन की वन शॉट क्लास में सब कुछ कंप्लीट करेंगे। वन शॉट क्लास में सब कुछ कंप्लीट करेंगे हम लोग मंडे को शाम 8 बजे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अच्छे क्वेश्चन। फील, रामचंद्र राजभर ने नहीं, राम बच्चन राजभर ने लिखा है फील। जब फील आए ना तो आपको भी लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? फील। क्या लिखना है? फील। ये लिखना है। फील आना बहुत जरूरी है, चाहे रिश्तों में हो, चाहे क्लास में हो, चाहे जीवन में हो। जहां फील नहीं आता वो हर चीज बेकार होती है। फील आना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आ जाए फील तो जरूर लिखिएगा फील। चलिए सवाल लगाइए। जब मैं कहता हूं ना रिश्तों में फील आना जरूरी, तुम लोग खुश रहते हो। तुम लोग को रिश्तों वाली बात बहुत समझ में आती है, बाकी बात समझ में आए ना आए। सवाल लगाओ। A fluid jet is discharging from 100 mm nozzle and the vena contracta is formed as a diameter of 90 mm. If the coefficient of velocity is 0.98, then the coefficient of discharge for the nozzle is, क्या होगा? बहुत सिंपल सवाल है। सवाल दिखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। जो सवाल दिखने में डिफिकल्ट लगे, मैंने बताया था, मैंने क्या बताया था? जब सवाल दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लगे, जब सवाल दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लगे, जब सवाल दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लगे, जब क्वेश्चन दिखने में क्या लगे? जब क्वेश्चन आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को क्या करना है? कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को देना है अटेंशन। क्या देना है? अटेंशन। मैंने एक दिन क्लास में बताया था, बच्चे बोलते हैं सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। मैंने बोला कॉम्प्लिकेटेड तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है, क्या उसे छोड़ देते हो? छोड़ नहीं देते हो, उसे देते हो अटेंशन। बाबू, सोना, जादू, टोना, बहुत सारे चीजें तुम बोलते रहते हो ना, तो अटेंशन देने से जैसे वो खुश हो जाती है, वैसे ही सवाल खुश हो जाता है। सवाल डिफिकल्ट लगे, सवाल कॉम्प्लिकेटेड लगे, तो हमें क्या देना है? अटेंशन। अटेंशन मतलब सवाल को ध्यान से पढ़ना है, सवाल में देखना है कि कहां पे सवाल की ब्यूटी छुपी हुई है और हम सवाल को लगा कैसे सकते हैं। बात समझ में आया ना? क्या देना है हमें? अटेंशन। चलो भैया, जब क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे तो हमें क्या देना है? बोलो, क्या देना है? बोलो, अटेंशन। सवाल में पूछ क्या रहा है? सवाल में सबसे पहले देखो, अगर दिखा जाए तो सवाल में गिवन है। क्या गिवन है? गिवन है CV, द कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज गिवन, इट इज 0.98। द कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज गिवन, इट इज 0.98 एंड आस्किंग क्या पूछ क्या रहा है? कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज और CD पूछ रहा है। CV दिया है और CD पूछ रहा है। कितना अच्छा सवाल है, ठीक है ना?
क्या बोला? हाँ, जादू टोना बाबू सोना चलता रहता है। ठीक है, तो खैर सवाल में गिवन क्या है? 0.98 और सवाल में CD निकालना है, CD आपको निकालना है और CV की वैल्यू 0.98 है। सवाल कितना आसान है, सवाल 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 कितना आसान है। एक वचन लिखा है HRI मिर्च के साथ हो ब्रो, हरी मिर्च के साथ ब्रो। ठीक है ना, एक तो बड़ा अंग्रेजी ब्रो रो बड़ा कम समझ आता है मेरे को। ठीक है ना, ठीक है। सवाल में CV दिया है, CD निकालना है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? CD इज इक्वल टू CC इंटू CV। लेकिन दिक्कत कहां है? दिक्कत कहां है? दिक्कत है कि CV निकालना पड़ेगा, CV निकालना पड़ेगा, CV निकालना पड़ेगा। CV नहीं निकलेगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सर हैं भाई, गिव हिम रिस्पेक्ट। अरे नहीं नहीं, कोई नहीं, चलेगा चलेगा। ठीक है ना, मेरे को रिस्पेक्ट उस दिन देना जिस दिन तुम जेई बन जाना। ठीक है ना, मेरे को एक ही रिस्पेक्ट चाहिए कि आप जेई बन जाओ, बाकी मैं तुम लोगों जैसा ही हूं। ठीक है, और कितने लोगों से मैं उम्र में छोटा भी हूं, मैं बात बताऊं तुम लोगों को कितने मेरे से उम्र में बड़े हैं जो मेरे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं अभी मेरी उम्र बहुत कम है। ठीक है ना, मैं बता दूंगा, तुम लोगों को ताज्जुब होगा, बहुत कम उम्र है मेरी। आप लोग कितने उम्र में बड़े हो मेरे से? चलिए देखते हैं। CD इज इक्वल टू CC इंटू CV। अब CD इज इक्वल टू CC इंटू CV निकालना है। दिक्कत कहां फंस रही है? दिक्कत CC में फंस रही है, तो आइए CC निकाल लेते हैं। CC क्या होता है बोरो भाई? CC क्या होता है? एरिया एट, फिर सही है कंटिन्यू भाई, फिर सही है इसका मतलब क्या हुआ? फिर सही है कंटिन्यू भाई। चंदन भाई कीप गोइंग, यस यस यू शुड कीप गोइंग। हाँ, मजा आ रहा है कि नहीं भाई? फ्लूइड मैकेनिक्स की फीलिंग आ रही है कि नहीं? फ्लूइड मैकेनिक्स की फीलिंग डेवलप हो रही है। यू नीड टू लर्न हाउ टू लर्न। हमेशा बोलता हूं ना मैं, क्या बोलता हूं मैं बोलता हूं कि यू नीड टू लर्न, यू नीड टू लर्न हाउ टू लर्न। सबसे पहले ये सीखो कि सीखना कैसे है। सबसे पहले ये सीखो कि सीखना कैसे है। सबसे पहले ये पढ़ो कि पढ़ना कैसे है। क्या आप वो सीख रहे हैं कि सीखना कैसे है? क्या आप वो सीख रहे हैं कि पढ़ना कैसे है? सवाल लगाना कैसे है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना सवाल लगाने से। यू नीड टू लर्न हाउ टू लर्न। सो चलिए आइए बात करते हैं। अब देखो CC निकालना है हम लोग को। क्या निकालना है? CC निकालना है। CC क्या होता है? एरिया एट वेना कॉन्ट्रैक्टा। क्या होता है? एरिया एट वेना कॉन्ट्रैक्टा अपॉन एरिया एट नोजल। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा π/4 d स्क्वायर। ये भी कितना हो जाएगा? π/4 d स्क्वायर। ये किसका? वेना कॉन्ट्रैक्टा का। ये किसका? नोजल का। बोलो भाई, π/4 से π/4 मर जाएगा। d वेना कॉन्ट्रैक्टा, वेना कॉन्ट्रैक्टा पे सॉरी, वेना कॉन्ट्रैक्टा पे डाया कितना दिया हुआ है बताओ? वेना कॉन्ट्रैक्टा पे डाया कितना दिया हुआ है? वेना कॉन्ट्रैक्टा पे डाया दिया है 90, तो 90 का होल स्क्वायर। इस पे कितना दिया है? 100 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करोगे CC मिल जाएगा। और जैसे ही CC मिलेगा, CC की वैल्यू कितनी आएगी? CC की वैल्यू कितनी आएगी बताओ भाई? यहां पे CC की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? जल्दी से बताओ CC की वैल्यू कितनी आ रही है? आई एम नॉट आस्किंग द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जस्ट बताओ कि CC की वैल्यू कितनी आ रही है। अरे ये लाइक वाइक कर दो यार, ओनली 32 लाइक्स। अरे बाप रे, शर्म की बात है, 32 लाइक्स। इतना बढ़िया पढ़ा दिया, 32 लाइक्स। जल्दी से लाइक वाइक कर दो
फटाफट लाइक करो, फटाफट लाइक कर दो। अबे 8.1 है, हाँ 0.81, ओके 0.81 इज द करेक्ट आंसर। दीपक कुमार इज करेक्ट, 0.81। दीपक हमेशा अच्छे सवाल लगाता है, इसको मुझे चॉकलेट खिलाने का मन कर रहा है। इलाहाबाद आना तो चॉकलेट जरूर खा जाना मेरे से। हम्म 0.81। अब 0.81 आ गया, फिर तो कुछ नहीं रह गया, फिर तो बड़ा सिंपल हो गया, फिर तो बड़ा सिंपल हो गया। ct इज इक्वल टू cc की वैल्यू 0.81 और cv की वैल्यू क्या है, cv की वैल्यू क्या है बोलो, 0.98, 0.98। दोनों को मल्टीप्लाई करना, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। बताओ क्या आएगा, बताओ। 0.794 आएगा आई थिंक, 0.794, 0.794 कहीं आंसर दिया हुआ है, आइए देखते हैं। 0.794 बी पार्ट में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो गया, बी पार्ट। केवल आंसर खोजा नहीं, सवाल को लगाना सीखा। यस, हम लोग की शादी नहीं है सर, हम लोग की शादी नहीं है सर। तुम लोग की शादी होगी भी नहीं तो जेई नहीं बनोगे। ठीक है ना। एक बच्चा कह रहा है हम लोग की शादी नहीं है, जब तक जेई नहीं बनोगे शादी होने वाली भी नहीं है। ठीक है, कौन शादी करेगा तुम लोगों से? इंजीनियर से कौन शादी करेगा? तो जेई बनना बहुत जरूरी है शादी होने के लिए। समझ में आया ना। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 5 बड़ा भारी भरकम सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान है, घबराना नहीं है। जीडी सर इज देयर, जीडी सर है, सिखाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। जब तक मैं हूं तब तक सवाल कोई बड़ा नहीं है, आसान कर दूंगा, सिंप्लीफाई कर दूंगा, बस पढ़ना है ध्यान से। सवाल कॉम्प्लिकेटेड है, सवाल फिर क्या है, कॉम्प्लिकेटेड, और कॉम्प्लिकेटेड सवाल को क्या देना है, अटेंशन। सवाल कॉम्प्लिकेटेड है तो कॉम्प्लिकेटेड सवाल को क्या देना है, अटेंशन। आइए देते हैं अटेंशन। ओके, अटेंशन देना पड़ेगा। ओके ओके, चलिए। एक तो छोटा सा कॉन्सेप्ट पकड़ा है, छोटा सा इत्तू सा कॉन्सेप्ट है, इत्तू सा, एंगल ऑफ डाइवर्जेंस का। अभी पढ़ा दूंगा जिस दिन ना वेंचुरी मीटर, एंगल ऑफ डाइवर्जेंस की धज्जियां उड़ जाएंगी, सब समझ में आ जाएगा। अब पढ़े नहीं हो तो सवाल बहुत भौकाल दिखा रहा है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है एंगल ऑफ डाइवर्जेंस का, और इतना कुछ पूरी रामायण लिख दिया है। कोई बात नहीं, हम भी देखते हैं रामायण में कौन सी चीज क्या है। कह रहा है एंगल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ पोर्शन ऑफ द वेंचुरी मीटर इज लिमिटेड टू 7 डिग्री। जो डाइवर्जेंट पोर्शन होता है, जो वेंचुरी मीटर का जो डाइवर्जेंट पोर्शन होता है ना, वो इस तरह से होता है। देखो बच्चों, ये कन्वर्जेंट पार्ट होता है और इस वाले पार्ट का नाम क्या होता है, डाइवर्जेंट। कह रहा है कि डाइवर्जेंट पार्ट में एंगल को 7 डिग्री रखते हैं, केवल 7 डिग्री। क्यों रखते हैं? देखिए, flow deaccelerates in the divergent portion and the pressure increases in the downstream direction, hence the fluid experience an adverse pressure gradient if the divergent angle is large। कह रहा है कि अगर हमने डाइवर्जेंट एंगल को लार्ज रखा, अगर हमने डाइवर्जेंट एंगल को लार्ज रखा तो जो फ्लूइड है ना वो डी एक्सेलरेट करता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो इधर कन्वर्जेंट है ना, इधर कन्वर्जेंट है। जैसे जैसे एरिया कम होगा, जैसे जैसे एरिया कम होगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी पीक पे कहां होगी, यहां होगी, यानी थ्रोट पे, थ्रोट पे। उसके बाद इधर जब जाएगा ना तो फिर क्या होगा, डी एक्सेलरेट करेगा, धीमे होगा, जिसके कारण ये फला 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 समस्याएं आएंगी। इसलिए बड़ा एंगल नहीं होना चाहिए, मैं सहमत हूं, नहीं होना चाहिए। ए ऑप्शन इज करेक्ट, सॉरी ए ऑप्शन नहीं, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सेकेंड देखिए, flow separation takes place due to the adverse pressure gradient when the divergent angle is large। बिल्कुल सही बात है। मैं जब पढ़ाऊंगा वेंचुरी मीटर तो बताऊंगा तुम लोगों को कि दिक्कत क्या होता है ना, दिक्कत ये होता है कि फ्लो सेपरेशन होने लगता है, फ्लो सेपरेशन होने लगता है। फ्लो सेपरेशन मतलब फ्लो यहां से सेपरेट होकर के दूर चला जाएगा, ये बोलेगा कि मुझे तुम्हारा साथ पसंद नहीं है, मैं दूर जा रही हूं, और ये फ्लो दूर चली जाएगी। फ्लो सेपरेशन बहुत बड़ी समस्या है अगर एंगल ऑफ डाइवर्जेंस बड़ा होगा।
तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, सेकंड स्टेटमेंट इज राइट। चलिए मूव ऑन टू द थर्ड स्टेटमेंट। इफ द डाइवर्जेंट एंगल इज लार्ज एंड नेगेटिव प्रेशर डिफरेंस इज क्रिएटेड। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई नेगेटिव प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है। तीसरा बात एकदम गलत लिखा हुआ है। द करेक्ट आंसर इज बी पार्ट, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। समझ में आया? बताओ भाई, आगे बढ़ा जाए। अभी ना थम्स अप आ रहा है ना हार्ट आ रहा है तुम लोग का, कुछ बतिया रहे हो तुम लोग। बैक फ्लो हो जाएगा सर और बबल्स आ जाएंगे। हाँ सर, बैक फ्लो हो जाएगा सर और बबल्स आ जाएंगे सर, और बबल्स के कारण एडीज फॉर्मेशन हो जाएगा सर, और एडीज फॉर्मेशन के कारण ग्रेट अमाउंट ऑफ लॉसेस हो जाएंगे सर, एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम सर। सो सर, इसलिए हम ऐसा नहीं करते हैं सर, और हम लोग सर क्या करते हैं, डाइवर्जेंस एंगल को छोटा रखते हैं, लिमिटेड रखते हैं सर। ओके सर, आगे बढ़ा जाए सर, बोलो भैया। चलिए, बर्नौली इक्वेशन कहां अप्लाई करेंगे? बर्नौली इक्वेशन कहां अप्लाई करेंगे? एक तो कौन एप्पल भेजता है बनाकर मेरे को, सेब भेजता है सर, खाइए और पढ़ाइए। एक कह रहा है इरोजन भी हो जाएगा। अच्छा, हो जाएगा इरोजन भी। शिवदत्त बोल रहा है आप बड़े हो हम लोगों से। मैं किसी एक आंख से बड़ा होऊंगा, सबसे थोड़े बड़ा हूं। बर्नौली इक्वेशन कहां लगाओगे? सिक्स्थ क्वेश्चन तो बहुत आसान है यार, सिक्स क्वेश्चन तो बहुत 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 आसान है। सिक्स का आंसर डी पार्ट है। बर्नौली इक्वेशन के लिए स्टीडी, इरोटेशनल और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड तीनों होना जरूरी है। बहुत आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। 7 अच्छा सवाल आपके सामने फिर प्रकट हो गया है। चलिए देवियों और सज्जनों, दिल थाम के बैठ जाइए और आप अच्छा सवाल लगाइए। जरा एक बार ना सवाल को पढ़िए जल्दी जल्दी में ना। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट की जो दौड़ है, उस दौड़ में कहीं ना कहीं सवाल की जो गरिमा है, उसका महत्व है, वो खो जाता है। हम लोग अब बहुत सीरियस होकर के सवाल को लगाएंगे, ध्यान से समझेंगे ये सवाल है क्या। द वेलोसिटी एट द एग्जिट ऑफ द पाइप, क्या कह रहा है? द वेलोसिटी एट द एग्जिट ऑफ द पाइप। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? एग्जिट ऑफ द पाइप। जिसने ये बात पकड़ ली एग्जिट ऑफ द पाइप, वो सवाल को लगा लेगा। जिसने भी ये बात समझ ली एग्जिट ऑफ द पाइप, वो सवाल को लगा लेगा, उसको सवाल लगाने में दिक्कत नहीं आएगी। गुरु भगवान से भी बड़ा होता है सर। हाँ जी सर, बिल्कुल बड़ा होता है। गुरु गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाओ, हाँ बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। निश्चित रूप से गुरु बड़ा होता है। जो मेरे, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोग का गुरु ही बड़ा है, जो मेरे गुरु थे वो भी बड़े हैं। निश्चित रूप से गुरु बड़ा होता है, आपको सिखाता बहुत कुछ है जीवन में, और जीवन में जो कुछ आपको सिखाए ना, वो वह हर व्यक्ति आपका गुरु है। ऐसा नहीं कि फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाने वाला ही आपका गुरु है। जो जो जीवन में आपको जो जो सिखा दे कुछ न कुछ, वो आपका गुरु है। और गुरु तो गुरु ही होता है, ठीक है ना, बाकी सब गुरु घंटाल होते हैं। चलिए सवाल को देखिए। ये सवाल जब आप देखते हैं ना, जब इस सवाल को आप ध्यान से देखते हैं, तो आपके दिमाग में एक चीज तो समझ में आ ही जाती है कि ये सवाल v इज इक्वल टू अंडर रूट में 2gh से लगेगा। इतनी बात तो सबको समझ में आ ही जाती है कि सवाल v इज इक्वल टू अंडर रूट में 2gh से लगेगा। इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। अब देखो 2 की वैल्यू 2 है, g की वैल्यू 9.81 है, और h की वैल्यू क्या है? सारी लड़ाई इस h की वैल्यू को लेकर के है। कुछ हमारे प्यारे प्यारे जो बच्चे होते हैं ना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो h की वैल्यू उठा के रख देते हैं 20 मीटर। कहते हैं सर देखिए 20 मीटर दिया है h। भैया 20 मीटर पूरा दिया है ना, आपको एग्जिट पे पूछ रहा है। कहां पूछ रहा है? एग्जिट पे। एग्जिट पे नहीं 20 मीटर है, एग्जिट पे नहीं है 20 मीटर। एग्जिट पे कितना है? केवल और केवल 5 मीटर। तो एक तो ये दिख रहा है, और h एग्जिट अगर आप देखेंगे तो इट इज 5 मीटर। तो ये वाली वैल्यू गलत है और ये वाली वैल्यू सही है। तो कौन सी वैल्यू पुट करोगे? ये वाली पुट कर दोगे 5, और आंसर निकालो कितना आएगा? 7 का। बोलो भाई 7 का आंसर कितना आएगा? आई थिंक ये आएगा क्या? 9.9। कुछ लोग बता रहे हैं 9.9। ओके, मैंने सवाल लगाया नहीं, सॉल्व नहीं किया है, लेकिन सामने आप पे कर दिया।
9.9 9.905 समथिंग आएगा, 9.905 मीटर पर सेकेंड ये आएगा। सवाल समझ में आया ना? इतना भारी भरकम सवाल, लेकिन यूं लग गया। कैसे लग गया? सही क्वेश्चन, सही कॉन्सेप्ट सीखने के कारण। ठीक है, आगे बढ़े। लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लूइड मोशन क्या होता है? फ्लूइड मोशन में लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन क्या होता है? आइए बताते हैं आपको कि लैग्रांजियन और आइलेरियन कॉन्सेप्ट क्या कहता है। आइए बताते हैं आपको। देखिए, जो फ्लूइड फ्लो का कॉन्सेप्ट है ना, जो फ्लो ऑफ फ्लूइड का कॉन्सेप्ट है, जो फ्लूइड फ्लो का कॉन्सेप्ट है ना, जो फ्लूइड फ्लो का कॉन्सेप्ट है, वो दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया। एक थे लैग्रांज साहब, एक थे लैग्रांज साहब, जिनको लैग्रांजियन कॉन्सेप्ट, जिनके कॉन्सेप्ट को लैग्रांजियन कॉन्सेप्ट या फिर लैग्रांजियन अप्रोच भी कहते हैं। और दूसरे थे आपके आइलर साहब, जिनके कॉन्सेप्ट को आइलेरियन कॉन्सेप्ट या फिर आइलेरियन अप्रोच भी कहा जाता है। बच्चों, लैग्रांज साहब से लोगों ने पूछा, लैग्रांज साहब से लोगों ने पूछा कि कहीं किसी सिस्टम में तुम फ्लूइड के एनालिसिस कैसे करोगे? तो इन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए यहां पर फ्लूइड के पार्टिकल हैं, यहां पर फ्लूइड के पार्टिकल हैं, तो मैं इंडिविजुअली हर पार्टिकल का एनालिसिस करूंगा। मैं इस पार्टिकल को पकड़ लूंगा और इसके बारे में सारी एनालिसिस करूंगा। उसके बाद क्या करूंगा? उसके बाद इसको पकड़ के एनालिसिस करूंगा, फिर इसको पकड़ के एनालिसिस करूंगा। ये लैग्रांज का कॉन्सेप्ट था। आइलर ने कहा यह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आइलर ने कहा कि अगर यहां पे फ्लूइड फ्लो हो रहा है, अगर यहां पे फ्लूइड फ्लो है, तो मैं क्या करूंगा? मैं एक कंट्रोल वॉल्यूम लूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं एक कंट्रोल वॉल्यूम लूंगा और उस कंट्रोल वॉल्यूम में जो फ्लूइड पार्टिकल हैं, मैं उनकी एनालिसिस करूंगा और उनकी जो एनालिसिस होगी वही पूरे फ्लूइड सिस्टम की एनालिसिस हो जाएगी। समझ में आया? तो आइलर साहब के कॉन्सेप्ट को हम लोग कंट्रोल वॉल्यूम कॉन्सेप्ट भी कहते हैं या कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस भी कहते हैं। और जो लैग्रांजियन कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग ट्रांजिएंट एनालिसिस कहते हैं, ट्रांजिएंट एनालिसिस। तो आई थिंक इसका आंसर आपको मिल गया होगा। द करेक्ट आंसर इज ट्रांजिएंट एनालिसिस। ट्रांजिएंट समझते हो? जो बदल सकता है, जो बदलता रहता है। आर वी क्लियर बाबा? आर वी क्लियर? आर वी क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, बताइए गाइज, क्लियर है गाइज? कोई समस्या है? अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 बढ़िया क्वेश्चन है। बताओ जरा क्या होगा बढ़िया क्वेश्चन का आंसर? बोलो एक बार जरा, मैं कमेंट देख लूं एक बार। बताओ इसका आंसर क्या होगा? अभी देखो लाइक्स की संख्या नहीं बढ़ी है, जल्दी से लाइक करो तुम लोग, सब लोग फटाफट लाइक करो। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जो लाइक ना करे। ना लाइक करने वालों को पाप लगता है ऑनलाइन क्लास में। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है द फ्लो इन अ पाइप हुज वॉल्व इज बीइंग ओपनड और क्लोज ग्रेजुअली इज एन एग्जांपल ऑफ। कोई 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 वॉल्व है, कोई वॉल्व है, उसे ना ग्रेजुअली खोल रहे हैं या ग्रेजुअली बंद कर रहे हैं। ठीक है ना, ग्रेजुअली खोल रहे हैं या ग्रेजुअली बंद कर रहे हैं। अब बताओ, अच्छा इस तरह का कोई नल है, इस तरह का कोई नल है, मान लो इस तरह का कोई नल है, ये पाइप है। अब बताओ यहां पर ना इसके वाल्व को ग्रेजुअली खोलेंगे। जब ग्रेजुअली खोलेंगे तो थोड़ा 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 बंद होगा। पहले थोड़ा सा बंद होगा, इतना बंद हो गया तो बाकी पानी गिर रहा होगा। ठीक है उसके बाद थोड़ा सा और बंद कर दिए, तब इतना पानी गिर रहा होगा। फिर थोड़ा बंद कर दिए, फिर थोड़ा बंद कर दिए, फिर थोड़ा बंद कर दिए, फिर थोड़ा बंद कर दिए। यानी कहने का मतलब है कि डिस्चार्ज कांस्टेंट नहीं रह जाएगा। क्या रह जाएगा? डिस्चार्ज विल नॉट बी कांस्टेंट। इस केस में देखें हम, अगर डिस्चार्ज कांस्टेंट नहीं रहेगा, और अगर डिस्चार्ज कांस्टेंट नहीं रहेगा तो फ्लो कैसा हो जाएगा? नॉन स्टेडी फ्लो हो जाएगा। बोलो भैया बात समझ में आ रही है? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स माय डियर फ्रेंड्स? एनी डाउट्स? अच्छे सवाल हैं, सारे सवाल अच्छे हैं ना? मजा आ रहा है पढ़ के? बोलो भाई थम्स अप करके बताओ। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैंने कर दिया है ना? इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट क्या है? फील
द कॉन्सेप्ट ऑफ surface tension feel the concept of surface tension at this Monday, जो मंडे आने वाला है, at 8 PM। मंडे की शाम को 8 बजे सरफेस टेंशन का पूरा कॉन्सेप्ट आपको मैं पढ़ाऊंगा मेक माई करियर के यूट्यूब चैनल पर। अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कर दीजिए। टारगेट रखिएगा कि कम से कम 50 लोग लाइव आए, क्योंकि एक चीज बता रहा हूं, ये वीडियो में हटा भी सकता हूं। अगर आप इस फिराक में हैं कि ये वीडियो बाद में देख लेंगे, तो आप फिर गलती कर रहे हैं। इस वीडियो को जैसे ही एंड होगा, हो सकता है मैं हटा दूं, हो सकता है ना भी हटाऊं, बट हो सकता है हटा दूं। अगर वीडियो हट गया तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा, ये जान लो। और अगर वीडियो क्लियर हो गया तो सरफेस टेंशन पर जेई, एई, गेट, आईएएस, आईआईटी, पीएमटी, आईएएस, पीसीएस, चाहे जिस एग्जाम की आप तैयारी करते हो, किसी एग्जाम का कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। दिस इज माई प्रॉमिस। सैटरडे बोले तो कल का बताते हैं, बात करते हैं अभी कल के बारे में। लेकिन ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट याद रखिए, फील द कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन इन स्टाइल ऑफ जीडी सर एट दिस मंडे एट 8 PM। समझ में आया ना? तो मेरी स्टाइल में, मेरे तरीके से आप सीखिए कि सरफेस टेंशन क्या होता है, और निश्चित रूप से क्लास में मजा आने वाला है। और वीडियो हट भी सकता है, केवल लाइव रह सकता है, इसलिए अपने आप को तैयार रखिए। सीट बेल्ट बांध लीजिए, पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हवाई जहाज उड़ान भरने वाली है सोमवार को 8 बजे। चलिए नेक्स्ट सवाल का जवाब दीजिए। द फ्लो ऑफ वाटर इन अ वॉश बेसिन थ्रू अ सेंट्रल ओपनिंग इज एन एग्जांपल ऑफ। जहां पर देखिए फोर्स लगातार नहीं लग रहा है, वो हमेशा फ्री वर्टेक्स फ्लो होता है। और जब फ्लो फोर्स के प्रभाव में हो तो वो फोर्स वर्टेक्स होता है। 10वें का आंसर क्या है? बी पार्ट। नेवियर स्टोक इक्वेशन में किसका एसोसिएशन है? इसमें विस्कस फ्लो जुड़ा होता है। कई बार ये सवाल आपके सामने आ चुका है, 11 का डी पार्ट। A flow in which each liquid particle has the definite path and the path of individual particle do not cross the other is called। इसके बारे में तो हमने बड़ी ग्रेट क्लास ली थी, स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन और स्ट्रीक लाइन। ये क्लास तो जिसको याद होगी उसको मजा आ जाएगा कि ऐसा फ्लो जिसमें कि ईच पार्टिकल, अगर आपको ना स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन, स्ट्रीक लाइन नहीं समझ में आता है तो वीडियो इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, जा करके देख लेना, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। द करेक्ट आंसर इज सी पार्ट। कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड। इस पूरे सवाल को अटेंशन कहां देना है? कंप्रेसिबल फ्लूइड पे। अगर फ्लूइड इनकंप्रेसिबल होगा तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 हो जाएगा। लेकिन चूंकि फ्लूइड कंप्रेसिबल है तो फिर उसका रो कांस्टेंट नहीं रहेगा, रो बदलेगा, यानी रो1 रो2 दो वैल्यू आएगी। तो रो1 A1 V1 इज इक्वल टू रो2 A2 V2। दिस इज द आंसर। ठीक है। स्टेडी फ्लो अकर्स व्हेन। स्टेडी फ्लो कब होता है? स्टेडी फ्लो तब होता है जबकि कंडीशंस नहीं बदलेंगी। किसके हिसाब से? टाइम के हिसाब से। स्टेडी फ्लो पढ़ते समय टाइम के हिसाब से चीजें नहीं बदलनी चाहिए, ठीक है ना? तो स्टेडी फ्लो तब होता है। क्वेश्चन नंबर 15। अ स्ट्रीम लाइन इज डिफाइंड एज द। स्ट्रीम लाइन को कैसे डिफाइन करते हैं? ऑफ इक्वल वेलोसिटी इन अ फ्लो। ठीक है ना? स्ट्रीम लाइंस आर द लाइंस ऑफ इक्वल वेलोसिटी इन द फ्लो। तो आज की क्लास के क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। मैंने फिर से आपको रिपीट कर देना है कि इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, इस सोमवार को 8 बजे मैं लेके आ रहा हूं सरफेस टेंशन का कंप्लीट लेक्चर, द कंप्लीट सरफेस टेंशन इन वन शॉट। एक शॉट में एक बार खड़े होंगे, सरफेस टेंशन को निपटा देंगे।
बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे, फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ाएंगे आपको, और साथ ही साथ आपको पढ़ाएंगे उसका मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल एप्लीकेशन, और साथ साथ उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ इंजीनियरिंग में होता है, इस पर भी अच्छी खासी चर्चा की जाएगी। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों तक, और आप घर में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कोशिश करिए घर में रहिए, बाहर कम से कम निकलिए। कोविड की सिचुएशन अभी 3rd वेव 4th वेव, पता नहीं ईश्वर क्या क्या वेव आनी बाकी है, भगवान करे कोई वेव ना आए, सभी लोग सुरक्षित रहें। फिर भी मैं आपसे कहता हूं कि बच के रहिए, सुरक्षित रहिए, आसपास अपने पॉजिटिविटी रखिए, पेड़ पौधे लगाइए, उनसे हमें ऑक्सीजन मिलता है। आदमियों का सम्मान आप करते ही हैं, जानवरों का भी करिए, इंसानों का भी करिए, लेकिन थोड़ा सा जानवरों का भी करिए। और हमसे 5 बजे पढ़ते रहिए फ्लूइड मैकेनिक्स। अब शिवेन सर आ रहे हैं वेल्डिंग पढ़ाने के लिए आपको। तो वेल्डिंग हमें सिखाता है कि हम दो चीज़ों को कैसे आपस में जोड़ सकते हैं, तो जुड़ना बहुत ज़रूरी है, पार्ट्स के लिए भी और इंसानों के लिए भी। जुड़ के रहिए, आप भी वेल्डिंग करवा लीजिए आप मेक माई करियर के साथ। मैं फिर कल आपसे मिलूंगा 5 बजे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।